हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी के अगले लेक्चर में आते हैं। कल हमने संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताई थी और बेस्ट थ्योरम बताई थी। आज हम इस बेस्ट थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हमने बताई थी थ्योरम होती क्या है। ठीक है, और आज हम इसके क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। टोटल विद्यार्थी जो है उसमें 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। ठीक, जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं उसमें से 30% और हॉस्टल में न रहने वाले उसमें से 20% लोगों को ए ग्रेड मिला था। पहले वर्ष अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छता चुना जाता है और यह पाया जाता है कि उसे ए ग्रेड मिला है। एक छात्र हमने चुना और वो ए ग्रेड पाया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता था। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। कुछ बच्चे छात्रावास में रहते हैं, कुछ बच्चे छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक, छात्रावास में रहने वाले ए ग्रेड पाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है। छात्रावास में नहीं रहने वाले ए ग्रेड पाते हैं, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एक बच्चा हमने चुना जो ए ग्रेड पाया है वो छात्रावास का है, ये निकालना है। बात समझ में आई? क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इवन घटना मान लेते हैं। छात्र के छात्रावास में रहने की घटना। छात्र कहाँ रह रहा है? छात्रावास में रह रहा है। E2 मान लेते हैं, छात्र के छात्रावास में न रहने की घटना। ठीक, तो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा? छात्रावास में रहने वाले कितने हैं? 60%। टोटल 100% होता है, 60% यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/10 यानी 3/5। और P ऑफ E2 40% नहीं रहते हैं, 100 में 40 नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4/10 यानी 2/5। अब E मान लेते हैं, ए ग्रेड मिलता है छात्र को ए ग्रेड प्राप्त होने की घटना। ठीक है, एक ई ग्रेड। अब देखो यहां क्या लिखा है, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के ए ग्रेड आने की चांसेस कितनी है? 30%। यानी छात्रावास में रह रहा है और उसके फर्स्ट ए ग्रेड आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी? 30% यानी 3/100। ठीक, 30% 30/100 यानी 3/10। छात्रावास में नहीं रहता है और ए ग्रेड पाता है। छात्रावास में नहीं रहता है और ए ग्रेड पाता है। छात्रावास में न रहने वाले छात्रों को 20% छात्रों को ए ग्रेड मिलता है। तो 20% यानी 2/10, या चाहो तो 5 की फॉर्म में भी लिख लो, 1/5। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एक लड़का हमने चुना जो ए ग्रेड पाया है और वो छात्रावास का है। ए ग्रेड पाया है और छात्रावास का है, ये निकालना है। बात समझ में आई? छात्रावास का है तो ए ग्रेड पाया है और छात्रावास का होगा वो। ठीक है, यानी E1 का होगा, ये हमको निकालना है। तो बेस्ट थ्योरम से इसका फॉर्मूला क्या होगा? E1/E क्या होगा? P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P E/E2। सारी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है?
मात्र इसकी वैल्यू पुट करना है, हमें प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक, यहां से देखते हैं P E1 बाई E, यानी ए ग्रेड पाया है और वो E1 का है, इसकी प्रायिकता। ठीक, P ऑफ E1 क्या है 3/5, P ऑफ E बाई E1 3/10 अपॉन ये तो वही रहेगा 3/5 गुणे 3/10 प्लस P ऑफ E2 2/5 और E बाई E2 2/10। तो देखो ऊपर आ जाएगा 9/50 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 9/50, यहाँ आ जाएगा 4/50, 50 एलसीएम लेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 9 + 4 50 कट ही जाएगा, यानी 9/13। तो वो छात्र ए ग्रेड पाता है, उसके छात्रावास में रहने की प्रायिकता क्या है, वो छात्रावास का है। ए ग्रेड पाता है वो छात्रावास का है, इसकी प्रायिकता क्या आ गई 9/13। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं। तो एक छात्रावास में 60% लोग रहते थे और जो छात्रावास में नहीं रहने वाले थे 40%। पहले के रिजल्टों को देखा गया तो ए ग्रेड जो पाता था वो 30% छात्रावास वाले पाते थे और 20% छात्रावास में जो नहीं रहते थे वो पाते थे। एक लड़का हमने चुना जो ए ग्रेड का है, ए ग्रेड पाया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो छात्रावास का हो। ठीक, तो हमने E1 मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना है और छात्रावास में नहीं रहने वाले E2 है। E क्या है ए ग्रेड पाना, तो छात्रावास में रहने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है 60% दिया था, उससे निकालिए, और छात्रावास में न रहने वालों की। अब देखो ये विभाजन बन रहा है, P1 E1 करेंगे तो S के बराबर ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से अधिक है। कल हमने बताया था सैंपल स्पेस का पार्टीशन, तो ये पार्टीशन है, पार्टीशन होता है तब बेस्ट थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये पार्टीशन है। अब E मान लिया ए ग्रेड का है, तो E अब देखिए यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि 30% ऐसे छात्र ए ग्रेड पाते हैं जो छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं, ऐसे 30% लोग। छात्रावास में नहीं रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं, ऐसे 20% लोग। वहां से प्रोबेबिलिटी निकल गई। हमें निकालना है कि ए ग्रेड पाया है वो छात्रावास का है। ठीक, संपूर्ण वही बेस्ट थ्योरम के फॉर्मूले से हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। इस तरह ये क्वेश्चन करना था, किससे, बेस्ट थ्योरम से। ठीक है, तो बेस्ट थ्योरम का ये आपका एक एग्जांपल था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या तो अनुमान लगाता है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो या तो उसको पता होता है तो बता देता है, नहीं तो अनुमान लगा के बता देता है। मान लीजिए उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4, ये उत्तर जानता है, उसकी चांसेस प्रायिकता क्या है 3/4, और अनुमान लगा के उत्तर देने की प्रायिकता क्या है 1/4। मान लें कि छात्र ने उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, मतलब उत्तर सही आता है कब, जब वो अनुमान लगा के बताता है तब 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने उत्तर सही दिया जबकि वह उत्तर जानता था। ठीक है, मतलब उत्तर सही दिया। अब हमें क्या पता कि अनुमान लगा के बता रहा है कि अब जानता था, तो हमें उस बात की प्रायिकता निकालनी कि उत्तर सही है और वो जानता था। ठीक है, उत्तर जानता था और सही बताया उसने, अनुमान लगा के सही नहीं बताया। ठीक, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं तो या तो उत्तर आता होगा या तो अनुमान लगा के बताता होगा। आता होगा तो उसकी प्रायिकता 3/4 है, नहीं आता था अनुमान लगा के आंसर उसने सही किया, इसकी 1/4 है। ठीक, वो छात्र क्या करता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो आंसर सही देता है और उसको आता था। ठीक है, तो देखो पहले हम मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, माना नहीं E1 क्या है, उत्तर जानने की घटना। ठीक, और E2 क्या है, अनुमान लगाकर उत्तर देने की घटना। ठीक, तो जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उत्तर जानता है। देखिए जानता है और अनुमान लगा के, तो मान ले उसके उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है 3/4। उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता क्या है 3/4, और अनुमान लगा के देता है
तो 1/4। ठीक, अब देखो मान ले कि छात्र के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अब ई मान लेते हैं सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की घटना। ठीक, सही उत्तर आया कब? जब वो जानता था। प्रायिकता क्या होगी, कौन बताएगा? सही उत्तर आया, सही उत्तर दिया कब? जब वो जानता था। तो कोई जब जानता है प्रश्न तो उसके सही उत्तर देने की चांसेस क्या होंगे? 100%। यानी प्रायिकता क्या होगी? ए। सही उत्तर दिया जब अनुमान लगा के दिया, जानता नहीं था बल्कि अनुमान लगाया। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने का सही उत्तर देता है, प्रायिकता क्या है? 1/4। अनुमान लगा के अगर प्रायिकता आंसर सही बताता है तो क्या आता है? 1/4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि आंसर सही दिया उसने और वो जानता था। आंसर उसने क्या दिया? सही उत्तर दिया है, जबकि उत्तर जानता था। अनुमान लगा के सही नहीं दिया है बल्कि जानता था। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा? P ऑफ E1 और P ऑफ E by E1 अपॉन P E1 इंटू P E by E1 प्लस P E2 प्लस इंटू P E by E2। सारी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। P ऑफ E1 3/4। यहाँ पे देखो ये क्या है? ये क्या है? E1 E2। ये विभाजन है। क्यों? क्योंकि S आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता 0 से अधिक है। ठीक है, E1 E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। ठीक है, फाई आएगा, जानना अनुमान लगाना, इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। और अगर यूनियन लेंगे तो S, तो ये विभाजन है तभी ऐसा लग रहा है। ठीक, और E by E1 क्या है? E by E1 ये तो 1 है। ठीक, और ये 3/4 गुणे 1 प्लस E2 कितना है? 1/4 गुणे E by E2 1/4। तो ऊपर आ जाएगा 3/4 और नीचे देखो 3/4 और 1/16 ये आ जाएगा। तो ये आएगा 3/4 ऊपर आ गया और नीचे जब 16 एलसीएम ले लिए तो यहाँ क्या आएगा? 12 13 13/16। ठीक, यानी 3/4 गुणे 16/13 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12/13। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, समझते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। जब आंसर हमको उसने बताया, सही बताया, तो हो सकता है वो आंसर जानता हो सकता है वो अंधी मारा हो। ठीक, मान ले उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता क्या है? 3/4, यानी 75% चांसेस है कि वो जानता है। ठीक, और अनुमान लगा के सही देता है, इसकी चांसेस क्या है? 1/4। अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या है? 1/4। मान ले कि छात्र ने प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर दिया। सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया कब? अनुमान लगाकर। सही उत्तर दिया कब? जो अनुमान लगाकर। सही उत्तर दिया जानता था, तो जानता था तो सही उत्तर देने के चांस क्या हो गए? 100%, यानी 1। प्रायिकता क्या होगी? 1। ठीक, इस बात की प्रायिकता याद करती थी कि उसने सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया और वो उत्तर जानता था, अनुमान लगा के नहीं। सही उत्तर दिया जब वो जानता था। ठीक, तो हमने मान लिया उत्तर जानने की E1 और अनुमान लगा के उत्तर देने की E2। अब सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है इसमें। ठीक है, इसमें अब E1 क्या है? उत्तर जानने की प्रायिकता और अनुमान लगा के उत्तर देने की प्रायिकता। E क्या है? सही उत्तर देने की घटना। अब जब जानता है तो सही देता है, प्रायिकता ये हो गई, और अनुमान लगा के सही देता है तो प्रायिकता 1/4 होगी। ये दे रखी है 1/4। ठीक, ये नहीं दे रखी थी, ये तो 1 ही होगी। तुम उत्तर जानते हो और सही दोगे, 100% दोगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें निकालना था कि उसने उत्तर सही दिया, उसके आंसर जानने की प्रायिकता निकालनी थी। बेस थ्योरम हमने लगाई और सारे वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर क्या आ गया? 12/13। ठीक, तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी बेस थ्योरम्स की हेल्प से हमने किया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 3 सिक्के दिए गए। कितने सिक्के दिए गए हैं? 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के पे दोनों ओर चिट है, मतलब दोनों ओर हेड है, इधर भी हेड इधर भी हेड। ठीक,
दूसरा सिक्का अनभिनत है, मतलब एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, जिसमें चिट 75% बार प्रकट होता है। लेकिन दूसरा सिक्का ऐसा है सेटिंग वाला है, मतलब उस पे हेड ज्यादा आता है, 75% बार आता है। और तीसरा अनभिनत सिक्का है, अनभिनत सिक्का मतलब नॉर्मली सिक्का है, कोई उसमें सेटिंग नहीं की गई है, छेड़छाड़ नहीं की गई है। तीनों में से एक सिक्के को यथेच्छता चुना जाता है। एक सिक्का हमने सेलेक्ट किया और उसे उछाल दिया, ठीक। यदि सिक्के पर चिट प्रकट हो तो क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों चिट वाला सिक्का है, यानी पहला सिक्का है, ठीक। बात समझ में आई? 3 सिक्के थे, एक सिक्का था जिसमें दोनों तरफ हेड था, एक सिक्का था जिसमें 75% चांस है हेड आए और बाकी टेल आ सकता है, और एक सिक्का नॉर्मल था यानी 50% हेड 50% टेल आएगा, ठीक। हमने एक सिक्का चुना, अब कौन सा चुना है हमें नहीं पता, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, और उसको उछाला, हेड आया, ठीक, हेड आया। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहला वाला सिक्का हो, मतलब जिसमें दोनों तरफ हेड, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। E1 मान लेते हैं, दोनों ओर चिट प्रकट करने वाला सिक्का आने की घटना है, समझो। E2 क्या है? दूसरा सिक्का क्या है? दूसरा सिक्का अनभिनत सिक्का, दूसरा अभिनत, या फिर लिख सकते हैं 75% चिट प्रकट करने वाला सिक्का, ठीक, सेलेक्ट होने की घटना है। और तीसरा है अभिनत, ठीक। तो देखो सिक्का, 3 सिक्के हैं, तीनों को सिलेक्शन के तरीके क्या होंगे? 3 सिक्के हैं, तीनों में से कोई आ सकता है, तो एक सिक्के तीनों क्या है अपवर्जी, जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक। पहला आया तो दूसरा तीसरा नहीं आया, दूसरा आया तो पहला तीसरा नहीं आया, यानी तीनों अपवर्जी घटनाएं। एक सिक्का हम सेलेक्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक सिक्का सेलेक्ट करते हैं। तो सिक्का सेलेक्ट करते हैं, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 में से कोई भी सिक्का सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, ठीक, क्योंकि 3 में से एक सिक्का आपको सेलेक्ट करना था, ठीक। अब देखो ई मान लेते हैं हेड आता है। ई क्या है? हेड या चिट आने की घटना, ई को क्या मान लिए? हेड आने की घटना। अब हेड आता है जब पहला सिक्का है, बताओ, जब दोनों तरफ चिट ही है तो चाहे जगह उछालोगे हेड ही आएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 100%। दूसरा सिक्का हेड आता है जबकि वो दूसरे सिक्का हो और हेड आए, तो दूसरा सिक्का हो तो हेड आने के चांसेस क्या हैं? 75%, यानी 3/4। ऐसे ही हेड आए और वो तीसरा सिक्का हो तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे? अनभिनत है, यानी 1/2, नॉर्मली सिक्का है, ठीक है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, हेड आया है और वो दोनों तरफ चिट वाला सिक्का है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी, हेड आया है और दोनों तरफ चिट वाला सिक्का है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही बेस्ट प्रमेय, P ऑफ E1 P E by E1, और नीचे तीनों P ऑफ E1 P E by E1 प्लस P E2 और P E by E2 प्लस P E3 और P E by E3। सबकी वैल्यू निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट करो, आंसर दे दो, ठीक। P ऑफ E1 1/3, E by E1 1, यहां देखो 1/3 into 1 प्लस 1/3 into 3/4 और प्लस 1/3 into हाफ, ठीक है। ऊपर ये आ जाएगा 1/3, ऊपर ये आ गया, नीचे देखो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो 1/3, 1/4 और 1/6, ऊपर आया 1/3, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 4 3 का 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 12।
तो 12 आया तो यहाँ किससे गुणा होगा, 3 चौक 12, 4 से, और यहाँ 3 से, और यहाँ 2 से, तो यह जाएगा 1/3 गुणे 12/7 2 9 9। ठीक है, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4/9। प्रायिकता क्या आ जाएगी, 4/9। फिर से हम समझते हैं, 3 सिक्के हैं। ठीक है, एक सिक्का ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, एक सिक्का ऐसा है जिसमें 75% चांस है कि हेड आता है, एक सिक्का नॉर्मली है यानी 50% चांस है हेड आने की, 50% चांस है टेल आने की। ठीक, हमने एक सिक्का सेलेक्ट किया, कोई भी सिक्का सेलेक्ट किया, ठीक, उसको उछाला और उछाला तो क्या आया, हेड आया। ठीक, उसको उछाला और हेड आया। ठीक, अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सिक्के पे हेड आया है और वो कौन सा सिक्का है, पहला सिक्का जिसमें दोनों तरफ हेड है। ठीक, तो सिक्का सिलेक्शन के तरीके की, सिक्के की सिलेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, इसको सेलेक्ट करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3। इसको सेलेक्ट करने के 3 सिक्के हैं, उसमें से एक सेलेक्ट हो। ठीक, ये निकल गया। अब हेड आना, ई क्या मान लेते हैं, हेड आना, ये सिक्का हो और हेड आए, प्रायिकता क्या होगी, दोनों तरफ हेड है, 100% आएगा यानी 1 होगी। ये सिक्का सेलेक्ट किया और हेड आए यानी E2 सेलेक्ट किया, हेड आए, इसके 75% आने की थी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4। ये नॉर्मली सिक्का था तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ये सेलेक्ट करें यानी E1 हो तो प्रायिकता E की, E2 हो तो प्रायिकता E की, E3 हो तो प्रायिकता E3 की। निकल गया। अब हेड आया है यानी नीचे E और वो सिक्का पहला वाला है यानी दोनों तरफ चिट वाला, यानी PE1/E निकालना था। ठीक है, बस थ्योरम से ये फार्मूला हुआ, सारी वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, समझिएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पे जो अब E1 E2 E3 होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस ही होते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ए क्या है, सच बोलता है, इसकी प्रायिकता क्या है, 4/5 है। ठीक, तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5। या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा। ठीक है, सच बोलने की प्रायिकता पता है तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1 माइनस सच बोलने की प्रायिकता कर देंगे। ठीक, तो झूठ बोलने की प्रायिकता आ जाएगी। एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक, तथा ए बताता है कि चिट प्रकट हुआ है, ठीक है, या प्रदर्शित हुआ है। ठीक, हमने सिक्का उछाला और ए से पूछा बताओ क्या आया है, तो उसने कहा हेड आया है। अब हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है सच बोल रहा हो। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ए ने सही बताया हमको या तो गलत बताया। वास्तविक रूप में चिट प्रकट होने की प्रायिकता, मतलब वो सच बोले, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, बात समझ में आई? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति है जो सच बोलता है, उसकी प्रायिकता ये है, झूठ बोलता है उसकी प्रायिकता 1/5 है। सिक्का उछाला, उससे पूछा क्या आया, तो उसने कहा हेड आया। तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। ठीक, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो सच बोल रहा है, मतलब हेड आया है और वो हेड ही बता रहा है। ठीक, ये निकालना है हमको। ठीक, तो हम इसका सलूशन देखते हैं। E1 मान लेते हैं, सिक्के पर चिट प्रकट होने की घटना। ठीक, और E2 मान लेते हैं, सिक्के पर चिट प्रकट ना होने की घटना। तो अगर सिक्का उछाले तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और हेड ना आने की प्रायिकता यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। परस्पर अपवर्गी घटनाएं हैं, निषेध घटनाएं हैं, प्रायिकता 0 से अधिक है यानी ये सैंपल विभाजन है। ठीक, अब देखो, अब ई मान लेते हैं, ए द्वारा, ए बताता है कि चिट प्रदर्शित हुआ। ए बताता है कि चिट प्रकट हुआ। ए बताता है कि चिट प्रदर्शित हुआ की घटना। ठीक है, अब देखो, हेड प्रदर्शित हुआ जब वो सच बोला, इसकी प्रायिकता क्या है, सच बोलने की प्रायिकता क्या है, 4/5।
हेड प्रकट हुआ जब वो झूठ बोला, और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है 1/5। ठीक, सच बोलने की प्रायिकता क्या है 4, तो झूठ बोलने की ये हो जाएगी। ठीक, हमें निकालना है कि हेड आया है और उसने सही बोला है, हेड आया है और उसने सही बोला, सच बोला। ठीक है, ये तो निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है, सिक्के पे चिट प्रकट होने की घटना, प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में मतलब हेड आया है और हेड ही बताया है उसने। ठीक है, सच बोलने की घटना है एक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो वही बेस प्रमेय लगा दी, पी ऑफ ई बाई ई वन और पी ई बाई ई वन और पी ई वन पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू और पी ई बाई ई टू। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 और 4/5, 1/2 4/5 प्लस 1/2 और E2 है 1/5। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 4/10 और नीचे आ जाएगा 4/10 प्लस 1/10 यानी 5/10। तो 4/10 और ये 5/10 क्या आ जाएगी 4/5। तो वास्तव में चिट आया है, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 4/5। ठीक, बात समझ में आई। बहुत थोड़ा सा सोचना है हमको, E1 E2 क्या ले, E क्या ले, तो उस हिसाब से वही बेस प्रमेय के ही सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा सा समझना है, बताना है कि कौन सी E1 होगी कौन सी E2। ठीक, आइए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है 52 ताश की गड्डी में से, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। ठीक, 52 ताश की गड्डी है, एक पत्ता उसमें से खो गया। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो बाकी 51 पत्ते बचे उसमें से हमने 2 पत्ते निकाले। ठीक, जो ईंट के पत्ते हैं, दोनों कैसे पत्ते हैं ईंट के, खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, खोए गए पत्ते ईंट के होने की हमें क्या निकालनी है प्रायिकता। तो मान लेते हैं खोया हुआ पत्ता ईंट का है की घटना, ये E1। खोया पत्ता क्या है ईंट का, और खोया पत्ता ईंट का नहीं है की घटना। तो अगर ईंट का है पत्ता खोया हुआ, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13। खोया पत्ता ईंट का नहीं है, टोटल पत्ते 52 और ईंट का नहीं है, तो ये कितने हो जाएगा 39, यानी हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक, ये निकल गई प्रायिकता। अब देखो, अब जो शेष पत्ते हैं, शेष पत्ते में से हमने शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले हैं जो ईंट के हैं, तो ई मान लेते हैं। शेष पत्तों में दोनों ईंट के होने की प्रायिकता। ठीक है, अच्छा जब E1 हुआ है तो ई के होने की प्रायिकता, मतलब ईंट का खोया है तो जो शेष पत्ते हैं, अब जब ईंट का खो गया, उसमें ईंट का खोया है। ठीक, पत्ते कितने हैं 51, उसमें से 2 पत्ते निकालने हैं, तो टोटल तरीके ये हो गए। ठीक है, और ईंट का ही खोया था तो ईंट के कितने बचे 12 में से 2 निकालने। ठीक, या फिर हो सकता है ईंट का न रहा हो तो दोनों पत्ते सेलेक्ट करने के, तो टोटल हो गए 51 में से 2, और ईंट का नहीं रहा होगा तो 13 बचे होंगे ईंट के, 13 में से 2। हमको प्रायिकता क्या निकालनी है, खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, ईंट के होने की प्रायिकता। पत्ते जो सेलेक्ट किए हैं दोनों ईंट के हैं। ठीक है, खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, यानी E1 की प्रायिकता निकालिए कब, जब दोनों सेलेक्ट वाले ईंट के हो, तो खोए हुए प्रायिकता वो पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वही बेस्ट फॉर्मूला Pe1 Pe/E1 और Pe1 Pe/E1
प्लस PE2 PE/E2, ठीक है। और वैल्यू हम सारी पुट कर देंगे, आ जाएगा 12C2 इंटू 1/4, 1/4 गुणे 12C2 प्लस 3/4 और 13C2, ठीक। अब इनको 13C2/51, ये ऐसा करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेना, तब रखना, ठीक है। इन सब की वैल्यू यहाँ निकाल लेना। 12C2 का मतलब क्या हुआ, तो 12 गुणे 11/2 यानी 66 आ गया। और 51C2 का मतलब 51 गुणे 50, 50 कट ही जाएगा बटे 2 यानी 25, तो 51 गुणे 25, 5 5 5 25, 2 10 5 7 2 1 12/75, ठीक है। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेना, 12/75 यहाँ आएगी, और 13C2 की वैल्यू यानी 13 2 और 11 यानी 13 गुणे 12/2 यानी 6 78, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना वैल्यू रख के, और आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू पता है इस फॉर्मूले में, वैल्यू रखना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह जो बेस्ट थ्योरम्स के क्वेश्चन है वो हमने बताया। पहली बात, आपको जो E1 E2 E3 मिले उसमें ये जरूर देखा कीजिए, क्या ये परस्पर अपवर्जी हैं, क्या ये क्या कहते हैं, वही विभाजन जो सैंपल स्पेस का विभाजन हमने बताया था, उसमें जो 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तब बेस्ट थ्योरम लगेगा। अगर E1 E2 E3 जो भी मिल रहे हैं ये अंदर, उसमें सबसे पहली चीज है क्या होनी चाहिए, अपवर्जी होनी चाहिए, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, और सबका यूनियन S के बराबर हो, ठीक, और सबकी प्रायिकताएं 0 से ज्यादा हो, तब हम बेस्ट थ्योरम पे आते हैं। उसमें से एक घटना E होगी, E जब E1 हो चुका हो, E जब E2 हो चुका हो, E जब E3 हो चुका हो, तीनों की प्रायिकता निकल जाएंगी। अब E हो रहा है वो E1 में से है, या E हो रहा है E2 में से है, ठीक है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी होती है। तो इस तरह बेस्ट थ्योरम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग कीजिएगा, एक बार एग्जांपल आप लोग देख के समझ के कीजिए, थोड़ा लैंग्वेज वगैरह का पे ही ध्यान दिया कीजिए कि लैंग्वेज किस तरह हमको लिखनी है, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह भी जिसमें लिखना आपको आना चाहिए कि कैसे लिखना है, किस ढंग से लिखना है, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। फिर हम कल अगली चीज पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।